प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट है, इसका जो प्रीवियस पेपर 2024 का दे रखे हैं, यानी सेट 5, जिसका कोड नंबर है, अगर मैं बात करता हूँ FB के अंतर्गत मैं आपको प्रश्नों का हल आपको समझाने वाला हूँ। तो आज के प्रश्नों का जो हल रहेगा वो रहेगा प्रश्न नंबर 1 से, यानी सेट 5 आपको जो यहाँ पे दे रखा है, सेट 5 आपको यहाँ पे जो दे रखा है, जिसका कोड नंबर है FB, और इसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से हल आपको समझाना शुरू करूंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल वीडियो को लाइक करना है। हो सके इस चैनल को आप अपने उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो बच्चे क्लास 12th में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आपको इस चैनल पे पीसीएम विषयों से संबंधित क्लासें आपको मिलती हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अभी तक अगर देखा जाए तो मैं इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पष्ट कर देता हूं, मैं आपको प्रीवियस पेपर का मैं सलूशन आपको करवा रहा हूं। केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट होने वाली है, फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप 2024 के अगर पेपरों का अगर आप हल समझना चाहते हो, टोटल 7 पेपरों का मैंने हल आपको करवा दिया है जो पिछले साल आए हुए थे। अगर आप 2025 का अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना काम जरूर करना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों विषयों के प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए काफी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इन प्रश्न पत्रों को या इन पेपरों को अगर आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट यूज करिएगा। और अगर देखा जाए मैथ में हमारा सेट 7 कंप्लीट हो चुका है, 6 भी कंप्लीट हो चुका है, और आज मैं आपको पढ़ाने 5 आया हूं, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 से हल समझना शुरू करेंगे। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की गणित की किताब का अगर कंप्लीट सोल्यूशन, वो भी नई बुक का अगर आप चाहते हो, तो वो भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर टफ लगता है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, आपको हर एक चीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, आपको हर एक बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी बातें सभी क्लियर हो चुकी होंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप वीडियो देखें मेरे चैनल पे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो कुछ भी स्क्रीन पर आपको लिख के समझाऊंगा या बोर्ड पर लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई दे। ठीक है, तो सब बातें समझ चुके होंगे। मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। सेट 5 जिसका कोड नंबर है FB 2024, जिसमें प्रश्न नंबर 1 का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमसे कहता है फलन f कॉलम R2R कॉमा fx बराबर 5x कॉमा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। अब बात आती है इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे आपको एक फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले f कॉलम R टू R, फिर यहाँ पे आपको fx दे रखा है। fx बराबर आपको दे रखे हैं 5x, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, f आच्छादक है, और दूसरा ऑप्शन आपको दे रखे हैं f बहु एकेकी है। f क्या है? बहु एकेकी है। तीसरे अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, f आच्छादक नहीं है। f आच्छादक नहीं है। चौथा ऑप्शन आपको दे रखे हैं f एकेकी नहीं है। बताइए, इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ये 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। अब हमको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करिएगा। वो ये है नोट। पहला नोट ये है, यदि यदि जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपको दिया है, यदि घात सम हो, यदि घात सम हो तब फलन ना तो एकेकी और ना तो आच्छादक होगा। नोट, एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर आपको दिया है, आपसे पूछता है एकेकी आच्छादक वगैरह वगैरह पूछ सकता है, आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। यदि घात सम हो तब फलन ना तो एकेकी और ना तो आच्छादक होगा। दूसरा पॉइंट, अगर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 दे दे, यदि घात विषम हो तब फलन एकेकी, तब फलन एकेकी आच्छादक होगा। बेटा इस बात को जरूर याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जी सर, बिल्कुल याद रखेंगे। यदि एफ एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर आपको दे देता है, या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि एकेकी है कि एकेकी नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, यदि घात सम हो तब फलन ना तो एकेकी और ना तो आच्छादक होगा। अगर घात आपको विषम मिल जाए तो आप बोलोगे यदि घात विषम हो तब फलन एकेकी आच्छादक होगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फंक्शन आपको दे रखा है, यानी एफ एक्स बराबर आपको 5x दे रखे हैं, तो x की घात आप 1 मानोगे। जब पावर कुछ नहीं होती है तो 1 माना जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा नियम, अगर x के ऊपर तुम 1 मानते हो तो पावर यहाँ पे विषम हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि फलन एकेकी आच्छादक होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सब क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। यानी F क्या होगा, आच्छादक है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? वैसे यहाँ पे लिखा होना चाहिए था एकेकी आच्छादक है, लेकिन केवल आच्छादक कह दिया है, तो भाई हमने देख लिया पावर विषम है, तो इसके अनुसार आप कहोगे फलन आच्छादक है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो का दे रखे थे, इसका हल कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस प्रश्न का हल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन तो आने आना है, बस ये ध्यान रखना सम और विषम का खेल। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि क्लास में आपको काफी मजा आने वाला है। तो सब बच्चे पहले इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 1 का खा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हमसे कहता है अवकल समीकरण 5x² डी की पावर 3y dx की पावर 3 माइनस 3 dy बटे dx का होल ऑफ स्क्वायर प्लस d2y बटे dx का स्क्वायर का होल ऑफ 4 प्लस y बराबर 0 की कोटि होगी। बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। 5x की पावर 2 दे रखा है, फिर यहाँ पे आपको दे रखा है d3y अपान dx3, फिर यहाँ पे माइनस सिंबल लगा देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बटे dx का होल ऑफ आपको स्क्वायर लिख देना है, प्लस फिर यहाँ पे लिख दोगे d2y और बटे dx स्क्वायर का होल ऑफ आपको दे रखा है 4 और प्लस का यहाँ पे y बराबर 0। हमसे पूछ रहा है कि कोटि होगी। एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ। बेटा इस टॉपिक पे क्वेश्चन हर पेपर में बन रहा है और भाई आना आना है। बताओ हमसे कोटि पूछ रहा है इस प्रश्न में, बताइए। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कि इसकी कोटि क्या होगी। मैं ऑप्शन को यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ। तो देखो कोटि अगर आपको बताना है, अगर कभी भी आपको अगर अवकल समीकरण दे दे और आपसे पूछा जाए इसकी कोटि क्या होगी, बेटा बहुत ही नॉर्मल चीज है।
देखिएगा कैसे, सुनो। सबसे पहले दिए यहाँ पे जो अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसमें ये देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, डी की पावर 3y और dx3, यहाँ पे d2y बटे dx², सबसे ज्यादा बार अगर अवकलन की बात करता हूं तो 3 बार हुआ है। बोलो ये बात क्या आपको समझ में आती है? यहाँ पे अवकलन मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, आपको इस बात को ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम यहाँ पे अवकलन जो है वो 3 बार हुआ है। तो बेटा जितनी ज्यादा बार अवकलन होता है वही उसकी क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। बताइए, सबसे ज्यादा बार जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वही इसकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे कोटि हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए, किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी है तो वो बता सकता है। बताओ इसकी कोटि क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यहाँ पे जो अवकलन हुआ है वो 3 बार हुआ है। इसका मतलब कोटि कितनी होगी, 3। कभी भी आपको अवकल समीकरण आपको दे देगा, सबसे पहले आप ये पता करो कि इस अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है। तो देखो यहाँ सबसे ज्यादा बार अगर है तो 3 बार है, ठीक है, तो इसका मतलब है कोटि इसकी 3 हो जाएगी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 1 का खा आपको दे रखे हैं उसका हल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 1 का गा। चलिए हमको एक समाकलन का क्वेश्चन दे रखे हैं, 1/√3 और यहाँ पे √3, फिर आपको दे रखा है dx और नीचे 1 + x²। हमसे पूछा जा रहा है इसका मान बताइए। ठीक है, ये समाकलन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भाई समाकलन का क्वेश्चन है और यहाँ पे लिमिट आपको दे रखा है इस प्रकार से। सर ये कैसे होगा, भाई बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन 1/1 + x² और यहाँ पे dx है, तो अगर इसका सूत्र की मैं बात करता हूं तो इसको लिख सकता हूं tan 1 x + c। ये समाकलन का फार्मूला होता है। अगर कभी भी अगर आपको 1 + x² और dx अगर मिल जाता है तो इसका समाकलन क्या होता है, tan 1 x + c होता है। तो ये बताओ इसको भी आप क्या लिख सकते हो, tan 1 x, लेकिन यहाँ पे लिमिट दे रखा है तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। अब आपको ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, नीचे वाले को लोअर बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर बोलते हैं। एक बार x के स्थान पे अपर को लिखना है, फिर बीच में माइनस का निशान लगा देना है और एक बार लोअर वाले को x के स्थान पे राइट करना है, जैसा कि मैं करूंगा। ये आपका लिमिट वाला समाकलन है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो √3, फिर एक बार क्या लिख देंगे, 1/√3। अब ये बताओ tan में ही √3 कितने का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके स्थान पे मैं tan 60 लिख सकता हूँ। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो 1/√3 tan में कितने का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। जी सर, tan से tan हट जाएगा, 60 आ जाएगा, tan से tan हट जाता है, क्योंकि अगर tan इनवर्स है और ये tan है, अगर त्रिकोणमिति का कोई फलन अगर इनवर्स में है और एक इनवर्स में नहीं है तो वो दोनों हट जाते हैं, ये रूल है। तो यहाँ से हट गया, यहाँ पे हट गया, तो कितना बचेगा, 60 में से 30 को घटाओगे 30 आ जाएगा। ये अंश में आया हुआ है, इसको रेडियन में बनाने के लिए π/180 से गुणा कर दो, 30 एकम 30, 30 छाक 180, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। बताओ प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 का जो गा दे रखे थे उसका हल भाई कंप्लीट हो गया, भाई कंप्लीट हो गया। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 1 का मैं घा आपको बताने का प्रयास करता हूं। प्रश्न नंबर 1 का घा हमसे कहता है व्यंजक i कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू के कैप का मान होगा। तो देखिएगा यहाँ पे i कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप और प्लस हमसे कहता है के कैप इंटू के कैप, इसका हमसे पूछा जा रहा है मान। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया हुआ है। बच्चा अगर बच्चे ने अच्छे से अगर इसको पढ़ रखा है तो वो सवाल को देखते ही इसका आंसर बता देगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ।
बेटा बीच में यहाँ पे देख सकते हो डॉट लगा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ है कि यहाँ पे अदिश गुणनफल आपको करना है। तो अदिश गुणनफल कैसे होता है, अगर अदिश गुणनफल का ये नियम तैयार कर लो, आई इंटू आई इसका मान 1 होता है, जे इंटू जे इसका मान 1 होता है, के इंटू के 1 मान होता है। यानी अगर सेम आपको दे रखे होते हैं तो उसका मान 1 होता है, अगर अलग अलग होते हैं तो उसका मान 0 होता है। मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये बताओ, आई का मान 1 हो गया, जे का मान 1, के का मान 1, तो टोटल कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो घा दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 1 का अंगा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमसे कहता है यदि ए तथा बी दो वित्तक्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, यानी ए और बी दो वित्तक्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही होगा। बेटा याद रखिएगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आप याद रखिएगा ए बी का होल इनवर्स जो होगा वो आपका बी इनवर्स और ए इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो अंगा दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। इस प्रकार से अगर देखा जाए सेट 5 यहाँ पे जो था जिसका कोड नंबर है FB, किसी भी प्रकाशन का आप अनुसार लीजिएगा, बस कोड नंबर आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अगर का प्रकाशन अगर चेंज है तो हो सकता है सेट आगे पीछे हो, लेकिन बस कोड नंबर आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने कोड नंबर आपको पढ़ाया है FB, वो भी सेट 5 में, तो आपको इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपको टोटल 5 खंड आपको दिए हुए थे, मैंने पांचों खंडों का हल आपको समझा दिया है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। सब बच्चे एक काम करेंगे, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो के लिए प्लेलिस्ट का यूज जरूर करना है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित सभी खंडों का हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे क्या कहता है, यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 4, 5 तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी सर, ये कैसे लगेगा भाई, बताते हैं, परेशान क्यों हो मेरे लाल। देखिएगा बेटा और बेटी ध्यान से समझेंगे। a बराबर आपको दे रखा है 1 2 और 3, फिर यहाँ पे b बराबर आपको दे रखे हैं 4, 5। फिर हमसे कहता है a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की क्या संख्या। सर ये कैसे लगेगा, बेटा ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व करना है, a क्रॉस b निकाल देना है। a का मान है 1 2 3 और b का मान आपका आया है 4, 5। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब सुन, 1 की गुणा 4 से करोगे तो 1, 4 हो जाएगा, 1 की गुणा 5 से करोगे तो 1, 5 आ जाएगा, 1, 4, 1, 5, फिर 2, 4, फिर क्या करोगे 2, 5 आपका हो जाएगा। बोलो 2, 4, 2, 5, फिर क्या लिखेंगे 3, 4 और 3, 5। इस प्रकार से आप देख सकते हो a क्रॉस b हम लोग निकाल चुके हैं। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। अब ये बताओ, हमें संबंधों की संख्या निकालना है, अर्थात देखिएगा a से b में संबंधों की क्या संख्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सूत्र होता है 2 की पावर n। n बराबर यहाँ पे कितना दिया, 1 2 3 4 5 6, आप इन ब्रैकेट को गिन लेना है 6, तो 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 को आप कितनी बार लिखोगे, 6 बार लिखोगे, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 32 दूना आपका हो जाएगा 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जहाँ पे 2 का दे रखे थे इसका भी हल कंप्लीट हो चुका है, सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 का मैं खाप का आपको समझाना शुरू करता हूं। हमसे कहता है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, देखिएगा 2 सिक्कों को एक साथ, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला
जाता है तब तब तो देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसका यह मतलब हुआ कि कुल परिणाम कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों। टोटल परिणाम 4 होंगे। यहां पे देख सकते हो आपको इस प्रकार से लिखना है, 2 बार हेड और 2 बार टेल। दो क्या दे, एक, यानी हेड टेल, हेड और टेल। मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट में जब आपको पढ़ाया था प्रायिकता, मैंने आपको सिखा रखा है। तो दो सिक्कों को एक साथ जब उछाला जाता है तब यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार की, यहाँ पे क्या जाएगी, प्रतिदर्श समष्टि आ जाएगी। ठीक है, तब प्रतिदर्श आप लिख भी सकते हो, तब प्रतिदर्श, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो S बराबर आपका इतना हो जाएगा, यानी टोटल इसकी जो संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 4, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो कि कुल परिणाम यहाँ पे 4 होंगे। फिर हमसे क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों पर पट आना, क्योंकि दोनों पर पट आना है, तो इसका यह मतलब हुआ कि जब दोनों पर पट आना है तो बताओ इसमें ऐसे कितने कंडीशन है, यानी कौन सी पोजीशन है जिसपे केवल दोनों पे पट आ रहा है। तो पट का मतलब होता है टेल, टेल। तो बताओ यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी और टी, यानी कि कितनी पोजीशन है, ओनली 1। तो इसको मैं राइट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने नोट कर दिया ई से। तो अगर मैं संख्या की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों पे पट आया हुआ है, तो यहाँ पे एक ही पोजीशन है। अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो एनी बराबर में लिख दूंगा 1। बताओ, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब हमको प्रायिकता निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभीष्ट प्रायिकता बराबर, ध्यान से देखिएगा, अभीष्ट प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का एक सूत्र होता है, अभीष्ट प्रायिकता के लिए इसका एक फार्मूला होता है, पीई बराबर सूत्र होता है एनई और बटे एनएस। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है पीई बराबर एनई बटे एनएस। तो एनई का मान 1 हो गया, एनएस का मान 4 हो गया, तो टोटल इसका आंसर आपका 1/4 हो जाएगा, जो कि उत्तरमाला में मैच कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 का खा का भी हल कंप्लीट हो गया। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए प्रश्न नंबर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। 2 का गा, क्या दे रखे हैं, 2 का गा। सर ये कैसे होगा 2 का गा, भाई बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 का गा हमसे क्या कहते हैं, यदि सदिशों 3i + 2j + k कैप तथा i कैप - 4j के प्लस लैम्डा के परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। भाई लैम्डा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दो सदिश आपको दे रखे हैं, मैं एक दूसरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर में मान लेता हूं। माना 3i + 2j कैप और प्लस का k कैप। बी वेक्टर बराबर आप मान सकते हैं i कैप - 4j कैप और प्लस आपको लैम्डा k कैप। इस प्रकार से आपको दे रखा है, क्योंकि परस्पर क्या है, लंबवत है। हमसे सवाल में पहले ही कह दिया परस्पर क्या है, दोनों लंबवत है, परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। याद रखिएगा, सर ने आपको बहुत बार पढ़ाया है, जब परस्पर लंबवत का जिक्र करे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। अब बताओ ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, 3i + 2j और प्लस k कैप। तो यहाँ पे बी वेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, i कैप - 4j कैप और प्लस का लैम्डा k कैप, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए, अब आपको गुणा आना चाहिए, अदिश गुणनफल आपको ज्ञात कर लेना है। तो भाई पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा होगा। तो देखो आई कितना होता है, 1 होता है, तो ओनली क्या बचेगा, 3। जे और जे का मान 1 होता है, और यहाँ पे 2 चक्कू 8 हो जाएगा। के और के का मान 1 होता है, केवल लैम्डा आ जाएगा। भाई 8 में से 3 गया, -5, तो लैम्डा बराबर आंसर आ जाएगा +5। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बताओ। 8 में से 3 जाएगा, -5 प्लस लैम्डा बराबर 0,
5 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 2 का गा दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कंप्लीट ये सदिश टॉपिक पढ़ना चाहते हो, सदिश बीजगणित को, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके पढ़ सकते हो। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराया है। बाकी ये तो भाई पेपर है, पेपर इजी आता है मैथ का। प्रीवियस पेपर का जरूर सोल्यूशन आप मन से करें। बोर्ड एग्जाम है भाई, कोई हाई फाई पेपर नहीं है, बहुत ही अच्छे से आप दीजिएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको प्रीवियस पेपर जरूर तैयार करने चाहिए। पहले पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर प्रीवियस पेपर जरूर लगा लीजिएगा हर सब्जेक्ट का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 2 का घा लेकर। प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे घा हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है यदि PA बराबर 3/13, PB बराबर 5/13, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/13, तो PB/A का मान ज्ञात कीजिए। भाई पढ़ा चुके हैं, इसे कैसे सॉल्व करोगे? PA बराबर आपको दे रखा है 3/13 और PB बराबर आपको क्या दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही ध्यान से मैं लिखूंगा। PB बराबर आपको दे रखे हैं 5/13। फिर हमसे क्या कहता है? PA इंटरसेक्शन B और बराबर हमको दे रखा है 2/13। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। फिर हमको यहाँ पे निकालना है PB/A बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसका एक फार्मूला होता है PB/A, इसको लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B और नीचे आपका PA हो जाएगा। भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर B/A पूछता है ना तो A इंटरसेक्शन B कर देना और अगर नीचे A है तो वो PA हो जाएगा। अब यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। PA इंटरसेक्शन B के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं? 2/13 लिख सकता हूं। PA का मान मैं लिख सकता हूं 3/13। बताइए किसी को परेशानी तो नहीं है? भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा, इसका रियल आंसर आ जाएगा 2/3, जो कि आंसर सीट आपको मैच कर रही होगी। चलिए प्रश्न नंबर 2 का भाई अंगा करवाते हैं। भाई 2 का अंगा हमसे कहता है यदि y बराबर log e बेस में है tan x, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे होगा? तो देखिएगा, y बराबर log बेस में e और यहाँ पे tan x आपको दे रखा है और फिर हमसे पूछ रहा है dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो dy/dx y, फिर dy/dx यहाँ पे log और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? tan x कर देंगे। dy/dx ज्यों का त्यों रहेगा। बेटा log का अवकलन कैसे करते हैं मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। dy/dx और log x, इसका फार्मूला होता है 1/x। इसी प्रकार से log tan x, पहले log का होगा फिर tan का होगा। जब log का करते हो तो 1/ आपका tan x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो 1/x हो गया, यहाँ पे tan x है तो 1/tan x हो जाएगा। उसके बाद आपको tan x का करना है, तो tan x का सूत्र होता है sec² x होता है। अब चाहे तो आप इसको और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। tan को लिख सकते हैं sin/cos और sec को क्या लिख सकते हैं? 1/cos² x। एक cos से cos कर जाएगा। अब बात आती है, इसमें मैं क्या करूंगा? आगे का प्रोसेस देखिएगा। उत्तरमाला लाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग करूंगा। बताइए, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 2 sin x और cos x बन गया, इसको लिख सकता हूं sin 2x। इसके गुणे में आप 1 मान लीजिए, तो dy/dx इसको लिख सकते हैं 2, 1/sin जो होता है वो आपका होता है cosec 2x के बराबर। बताइए, अब तो आंसर सीट मैच कर रही है, तो dy/dx बराबर 2 cosec 2x इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत आपको टोटल 5 खंड दिए थे और पांचों खंडों का हल इसी वीडियो में हो चुका है। क्लास को दाइंड नहीं करना है। अभी मैं और भी प्रश्नों का हल आपको आज ही के क्लास में समझाऊंगा।
तो सब लोग पहले स्क्रीनशॉट। 3 का यहाँ पे जो दे रखा है इसका हल मैं आपको समझाता हूं। हमसे कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर माड में x-1 कॉमा x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। सर ये कैसे होगा, हमको संतत सिद्ध करना है। तो सबसे पहले f(x) बराबर माड में x-1 दे रखे हैं और आपको x बराबर 1 दे रखे हैं, हमको संतत यहाँ पे सिद्ध करना है। तो x बराबर 1 दिया है, हमको x बराबर 1 पर चेक करना है। तो भाई जहां जहां पर x होगा वहां वहां पे आपको 1 लिख देना है। तो ये फंक्शन का मान 0 आ गया। इसके बाद आपको RHL लिखना है। RHL का जब आप लिखते हो, मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसका एक फार्मूला होता है RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर x बराबर 1 दिया है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, f1 प्लस h लिखते हैं। बात को जरा समझिए, अगर RHL है तो 1 प्लस h हो जाएगा, अगर आप LHL लिखते हो तो 1 माइनस h हो जाएगा, जो x बराबर दिया हो। ठीक है, तो जो दिया था बराबर में उस पे पहले फलन का मान निकाल लो, फिर RHL में आपको इस प्रकार से राइट करना है। अब देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला मान आपको x में लिख देना है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस h और ये आपका हो जाएगा 1, 1 से 1 कट जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, लिमिट रखने पर जैसे लिमिट रखते हो इसका ये मतलब हुआ कि h के स्थान पे आपको 0 रखना है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको LHL ले लेना है। LHL का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरा का पूरा मान आपको x में लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h और यहाँ पे 1, 1 से 1 फिर कट जाएगा। बेटा करना कुछ नहीं है, LHL में माइनस में लेना है, RHL में प्लस लेना है, और यहाँ पे जो भी आए तो दिए गए फंक्शन में आपको x के स्थान पे लिख देना होता है। तो यहाँ पे x था तो x के स्थान पे 1 माइनस h मैंने देखो लिख दिया, -1 है तो -1 कर देंगे, 1 1 आपका कट जाएगा। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। फिर आपको यहाँ पे राइट करना है लिमिट रखने पर। भाई जैसे लिमिट रखते हो मेरे प्यारे बच्चों तो ये क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा, क्योंकि h के स्थान पे 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं, क्योंकि फंक्शन का जो मान है वो RHL और आपका LHL के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत है, क्योंकि तीनों मान बराबर आए हैं। अगर तीनों मान बराबर नहीं आते तो संतत नहीं होता। चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 का आपको खा दे रखे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 का खा यहाँ पे जो दे रखा है उसका हल मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। हमसे कहता है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3 का मान ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे होगा, भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है। tan इनवर्स आपको √3 दे रखा है ब्रैकेट में, फिर कॉट इनवर्स माइनस का √3 आपको दे रखा है। ठीक है जी सर, बिल्कुल। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, एक सूत्र होता है tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं कॉट इनवर्स x को रोक लेता हूं तो π/2 की तरफ आपका माइनस में चला जाएगा tan इनवर्स x। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जी सर आप ऐसा कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखिए। अगर कॉट इनवर्स x है तो उसको लिखा जा सकता है π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ बताओ, अगर कॉट इनवर्स माइनस का √3 है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, बोलो π/2 और माइनस का tan इनवर्स माइनस का √3। बताओ किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं है। अब सर क्या होगा, अब क्या होगा? भाई कुछ नहीं, देखो आगे का प्रोसेस। ये माइनस का सिंबल अंदर जाएगा, फिर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे माइनस का √3 है, तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस का π/2, ये माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स √3, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो माइनस का π/2 इसका रियल आंसर हो जाएगा। बताइए प्रश्न नंबर 3 का खा कितना बढ़िया क्वेश्चन था।
और आंसर शीट आ चुकी है। बताओ फटाक से इन दोनों प्रश्नों का एक जोरदार स्क्रीनशॉट, फिर क्लास को भी खत्म नहीं करना है, आगे बढ़ाऊंगा। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 3 का गा लेकर। प्रश्न नंबर 3 का गा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आ क्या बेटा रिपीट भी कर सकता है, हो सकता है 2025 में आपको देखने को मिले। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। प्रश्न नंबर 3 का गा हमसे कहता है यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर मात्रक सदिश हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे सॉल्व होगा भाई बताते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक यहाँ पे आया हुआ है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 का गा हमसे कहता है ए बी सी मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, सुन लो पहले, जिसका परिमाण 1 होता है उसे मात्रक सदिश कहते हैं। देखिएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माड में ए वेक्टर बराबर 1, माड में बी वेक्टर बराबर 1, माड में सी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, यानी ए बी सी अगर मात्रक सदिश है तो इनका परिमाण 1 आप लिख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट है। फिर हमसे इन्होंने एक केस दे रखा है, सुनिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर बराबर 0। फिर हमसे क्या कहते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बराबर का 0। ये हम लोगों को ज्ञात करना है। सर ये कैसे लगेगा भाई बताते हैं, बहुत ही तगड़ा तरीका मैं बताऊंगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। इन तीनों सदिशों में से किसी एक को उधर ले जाओ तो ये काहे का हो गया, माइनस का हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे माड में सी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पावर सम है तो ये काहे का निकलेगा, प्लस का। तो सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर आप लिख सकते हो। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? जी सर बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे गुणा करो, ए की गुणा ए से करोगे तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर ए की बी से करोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर, फिर यहाँ पे बी वेक्टर और बी वेक्टर और बराबर आपका सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर आप कर देंगे। बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर। अब ए वेक्टर इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, माड में ए वेक्टर स्क्वायर। बोलिए अगर ए वेक्टर सेम सेम है और बीच में अदिश लगा हुआ है तो इसका मतलब है इस पूरे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर है और डॉट बी वेक्टर है, इसको मैं सीधा कर सकता हूँ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी भी सेम सेम आ गई तो इसका मतलब है बी वेक्टर का स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। माड ए वेक्टर का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे 1, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस पूरे को मैं जोड़ दूंगा तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है, 1 यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल। अब आगे देखिएगा, 1 और 1, 1 से 1 आप काट सकते हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, इधर आपका 0 बचेगा, इस 1 को उधर ले जाओगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर में 1 कह दूंगा। इसी प्रकार आप एक बार सी वेक्टर को उधर ले गए हैं, इसी प्रकार से एक बार फिर से लगाओ, बी को उधर ले जाओ फिर सॉल्व करो, फिर एक बार एक को उधर ले जाओ फिर सॉल्व करो। ये 3 बार सॉल्व किया जाता है। लेकिन क्यों बेटा, हम बार बार नहीं करूंगा, इसी प्रकार आपको लिख के आपको डायरेक्ट आपको लिख देना है। ए और बी हो चुका है तो इसका मतलब है इस बार 2b वेक्टर सी वेक्टर बराबर -1 आएगा, इसको समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से सी वेक्टर और ए वेक्टर और बराबर -1 आएगा। बोलिए किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? ये 3 समीकरणें आ जाएंगी। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है समीकरण 1, 2 तथा 3 को क्या करने पर, बोलिएगा जोड़ने पर। तो यहाँ पे देख सकते हो 2a वेक्टर बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। यहाँ पे -1 -1 -1। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? 2 कॉमन ले लीजिए,
तो ये बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पे माइनस का 3, ये 2 में ले जाओ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये बटे में आएगा तो माइनस का 3/2। इस प्रकार से हमें इसका मान ज्ञात करना था, मान आ चुका है माइनस का 3/2। बताइए कैसा था क्वेश्चन? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इसको तैयार करके जाएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, आता है भाई आता है। काफी लंबा क्वेश्चन था लेकिन इतना लंबा भी नहीं था तो इजी ही। तो प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपके 3 खंड हो चुके हैं, अभी भी 1 खंड रह गया है, टोटल 4 खंड आते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट, इनका घात आपको यहाँ पे दे रखा है, उसका हल मैं आपको समझाता हूँ। हमसे कहता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स और डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे होगा? देखिए बेटा, इंटीग्रेशन लॉग एक्स आपको दे रखे हैं, इसके गुणे में आप 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमको खंडशः समाकलन करना होगा। तो देखिएगा, आप लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप खंडशः समाकलन आप करने वाले हो तो आपको आईलेट का नियम पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। चैप्टर 7 के अंतर्गत आपको खंडशः समाकलन दिया होता है, ठीक है? ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि कैसे होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, फर्स्ट फिर डी बाई डी एक्स, एक मिनट सॉरी, समाकलन में फर्स्ट, फिर यहाँ पे आपको सेकंड लिखना है, फिर ब्रैकेट आपको डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट, फिर यहाँ पे आपको सेकंड। ये फार्मूला होता है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। 1 का समाकलन x होता है, फिर d के साथ में जो अक्षर है वही निकल के आएगा। log x का सूत्र होता है 1/x, एक का क्या होता है x होता है, एक x से एक x कट जाएगा, x को आप बाहर निकाल लेंगे तो x log x आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 और dx, इसका समाकलन x होता है, प्लस का c कर देंगे। आप चाहो तो यही आंसर रखो, वरना आप चाहते हो तो इसमें आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है? आंसर सीट के हिसाब से काम करिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर दे रखा होता है। पेपर में चाहे आप इतने छोड़ दीजिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x कॉमन लेंगे तो log x माइनस का 1 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर ये 3 का घात था। इस प्रकार से आज की क्लास में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे थे, सभी खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेरी क्लासें आती रहेंगी। बस आपको एक काम करना है, जब भी आप वीडियो को देखें कॉपी पे साथ साथ लगाएं, इससे आपका जो प्रैक्टिस होगा वो बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत तो हम कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता मिलेगी। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इस पॉइंट को साथ में लेते हुए पढ़ाई को आप जारी रखें। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने मेहनत पे आप विश्वास रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो क्लास के अंत में एक बार मैं फिर कहता हूँ, आज की क्लास मेरी मैथ से संबंधित थी, आपको पता ही है, यानी सेट 5, जिसका कोड नंबर है FB। इससे पहले मैंने आपको 2 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं, सेट 7 और सेट 6। वो प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो, ठीक है? PCM सब्जेक्ट अगर चैनल का नाम है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों विषयों का अनसार्ड पेपर का सलूशन आप समझ सकते हो। अगर तब भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप मुझसे पढ़ के देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। तो अगली क्लास में सेट 5 के अंतर्गत जो प्रश्न नंबर 4 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे होंगे, उनका हल मैं आपको लेकर आऊंगा। जय हिंद।